अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलिंग बेस्ड लाइफ से हमेशा की तरह बुध की शाम 5 बजे हम आपके पास हाजिर होते हैं और मूड और मिजाज और इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पर आपके साथ बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में इम्पल्सिविटी पर बात हुई थी, इम्पल्सिव थॉट्स पर बात हुई थी, लेकिन काफ़ी सवाल बाकी रह गए थे। कुछ हमें हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स और सवालात भी आते रहे, तो आज का प्रोग्राम भी इम्पल्सिविटी और इसके फॉलोअप्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले की तरह हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आमिर साहब आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, और मिस सायरा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। और हम पिछले प्रोग्राम का सिलसिला ही आगे बढ़ाएंगे और इम्पल्सिविटी के फॉलोअप्स पर आज कुछ ज़्यादा बात करेंगे। मिस आमना, इम्पल्सिविटी को तो अच्छा डिफ़ाइन किया था और इम्पल्सिविटी पर बात हुई थी, लेकिन इम्पल्सिविटी के नतीजे में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जो अचानक डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ उसके बारे में भी आज बताइए कि उसके कितने डेविस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ दीज डिसीजंस पर भी हम बात करेंगे। तो ये इम्पल्स जब आती है, अचानक एक ऐसा ख्याल आता है जिस पर अमल किए बगैर रहा नहीं जाता किसी से, और इसे ही इम्पल्स कहा जाता है। तो इसके नतीजे में अचानक जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, तो इससे तो ज़िंदगी पर काफ़ी बुरा असर पड़ता होगा। बड़े बड़े फ़ैसले लोग कर लेते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द निक ऑफ द टाइम। तो ये क्या माजरा है, ये क्या है? अगर हम इम्पल्सिविटी को थोड़ा स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे जो वजह होती है वो यूजुअली होती है कि आप किसी चीज़ से एस्केप चाह रहे हैं या आप अवॉइडेंस चाह रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं वो इस वजह से लिए जाते हैं कि जब कोई शख्स किसी क्राइसिस सिचुएशन में होता है, कोई स्ट्रेस होती है, कोई बोर हो रहा होता है, या कोई गुस्से में होता है, या नींद नहीं आ रही होती है, या भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, यानी खाया नहीं होता प्रॉपर, या थकावट होती है। यानी अगर आप पीछे अगर स्टडी करें इम्पल्सिविटी को, तो उसके पीछे कोई ना कोई अनकंफर्टेबल स्टेट्स होती हैं जिससे निकलने के लिए फिर हमारा जो एनिमल ब्रेन है वो हमें पैगामात देता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कि किसी तरह से उसमें से निकलो। जैसे ओवर ईटिंग है कि हमने बात की कि ओवर ईटिंग एक इम्पल्सिव एक्ट है। बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी कर लेना, और बहुत ज़्यादा, और अक्सर लोग बाद में फिर कह रहे होते हैं कि मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, या मैंने वो चीज़ें खा ली जो कि मुझे मना की गई थी, या मेरे वज़न के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। सो इसके पीछे जनरली कोई अनकम्फर्टेबल स्टेट होती है, जैसे किसी ने पूरे दिन नहीं खाया होता, या कुछ मूड ख़राब होता है, कुछ बोरियत होती है तो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है, कोई अपसेट होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो सेल्फ हार्म के जो मामलात हैं उसके पीछे भी मोस्टली कोई ना कोई अनकम्फर्टेबल स्टेट होती है, डिप्रेशन होती है, अपसेट होते हैं, कोई ऐसी फीलिंग होती है जैसे लोनलीनेस की फीलिंग हो गई, रिजेक्शन की फीलिंग हो गई, या गुस्से की फीलिंग हो गई, कोई अनकंफर्टेबल स्टेट होती है। और उसके बाद फिर हमारा एनिमल ब्रेन ये मैसेज देता है कि अपने आप को हर्ट कर लो और फिज़िकल पेन बर्दाश्त कर लो उस मेंटल पेन की बजाय। सो पीछे अगर हम देखें इम्पल्सिविटी के, तो हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रेस है, कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई परेशानी है, जिससे निकलने के लिए फिर हमारा जो ब्रेन है वो कोई ना कोई तरीके ढूंढता है कि किसी तरह से हम उससे निकलें, और उसके नतीजे में फिर कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो कि इसका नतीजा भी ठीक नहीं होता। जो जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि इम्पल्सिविटी की ये एक निशानी है। इम्पल्सिव डिसीजन वो डिसीजन होगा कि जिसके आखिर में लाजमन कोई ना कोई बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा फ़ैसला अचानक किया गया जिसके आखिर में उसका नतीजा कुछ अच्छा निकला, तो फिर वो इम्पल्सिव डिसीजन बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन में हमेशा आपको कोई अच्छे ख्याल या अच्छा फ़ैसला आपके ज़हन में नहीं आएगा। और हमारे ब्रेन का अगर मैकेनिज़्म हम स्टडी करें तो पहला ख्याल ज़्यादातर जो हमें आता है जज्बात में आकर, जो पहला ख्याल आता है वो एनिमल ब्रेन से आता है, वो इम्पल्सिव ब्रेन से आता है, या जो हमारा इमोशनल ब्रेन है उसमें से आता है। कि जब भी हम अपसेट होते हैं तो कोई
अक्लमंदी वाले फ़ैसला कोई हमारे जहन में पहला नहीं आएगा। हाँ, हम बाद में कुछ इंतज़ार करेंगे तो बाद में ज़रूर हम सोच सकते हैं कि ऐसे कर लेते हैं या कुछ समझदारी का फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन जो पहला ख्याल आता है वो यूजुअली एनिमल ब्रेन से आता है। सो इसीलिए माहिरीन ये कहते हैं कि इम्पल्सिविटी को मैनेज अगर किसी ने करना सीखना है तो एक असूल अपनाना बड़ा ज़रूरी है कि डिले करें, कि आप जो भी आपके ज़हन में ख्याल आया है आप कम से कम उसमें कुछ टाइम का, कुछ घंटों का वक्फ़ा ज़रूर दें, ताकि आपके फ़ैसला करने में आपके लिए आसानी हो कि ये जो मेरी सोच आई है वो कितनी सेहतमंद सोच है, और अगर कुछ घंटों बाद भी आपको वही लग रहा है सो उस पर फिर हम गौर व फिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन उस पर अमल नहीं करना। उसमें नींद का वक्फ़ा दे दें कि अच्छा मैं सुबह आज मैं सो जाऊं तो सुबह इस पर सोचूंगा, उसमें कुछ खाने पीने का कि मैं पहले खाना खा लूँ तो उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा, या कुछ और कि मैं कुछ बातचीत कर लूँ किसी से, मैं वॉक पे चला जाऊँ, वॉक करने के बाद सोचूंगा। यानी कोई ना कोई वक्फ़ा देना बहुत ज़रूरी है इम्पल्सिव डिसीजंस में, क्योंकि जैसे आपने अभी बात की कि नताइज बहुत बड़े भुगतने पड़ते हैं समटाइम्स पेशेंट्स को अपनी इम्पल्सिविटी में आकर जो भी वो फ़ैसला लेते हैं। अभी कल ही मैं एक और भी ख़बर पढ़ी थी कि जिसमें एक कोई मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड की है ड्यू टू स्ट्रेस, जो कि कंपैरेटिवली वो जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है न्यूज़ से कि कोई स्ट्रेस थी, कोई एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस थी या कुछ इस तरह से उन दिनों उनकी ज़िंदगी में चल रहा था मामला, जिसकी वजह से ये एक फ़ैसला लिया। यकीनन इससे पहले भी ये, क्योंकि इम्पल्सिविटी भी एक प्रोग्रेसिव होती है और इससे पहले भी हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी होती है छोटे छोटे इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की, और आखिरकार कहीं ना कहीं फिर ये स्टेज भी आती है कि जिसमें कोई सुसाइडल हद तक इम्पल्सिव हो जाता है। लेकिन डिलेइंग टैक्टिक एक ऐसा टैक्टिक है जो कि हमें ये जो जल्दबाजी में लिए गए फ़ैसले हैं उससे बचा भी सकते हैं, और उससे हमारे जो सोचने समझने वाला दिमाग है उसको भी काम करने की प्रैक्टिस होगी और आदत होगी। इसमें मैं ऐड करता हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा मशवरा दिया है कि आप स्लीप का टाइम गैप ले लें या आप खाने का गैप ले लें या कोई और पूरा एक टाइम ले लें। तो इसमें ऐड मैं ये करना चाहूँगा कि एक रूल है कि 24/3, शायद आपने भी सुना हो कि अगर आप कोई भी डिसीजन या कोई भी बात सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसको 24 सेकंड के लिए लाजमी सोचें बिफोर द रिएक्शन, और जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है। देन अगर वो 24 सेकंड में आपको कोई जवाब या कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो देन उसको 24 मिनट्स तक डिले करें। 24 मिनट्स में भी अगर नहीं मिल रहा तो फिर 24 आवर्स में उसको कन्वर्ट कर दें। ये 24/3 जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि अगर आपको सेकंड में भी नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही फिर उसको घंटे में ले जाएं, 24 मिनट्स में ले जाएं, और अगर मिनट्स में भी नहीं मिल रही तो देन आप 24 आवर्स जब आप देते हैं उस चीज़ को तो एक पूरा आप डेली का जो स्केड्यूल है वो गुजर के आएंगे। तो फिर प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप सो भी लेंगे, खाना भी आपने खाया होगा और दूसरे इन्वायरमेंट में भी आप सोशली घूम फिर के आ सकते हैं जो भी है। तो 24 आवर्स के बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो यानी बेनिफिट इस चीज़ से हम हासिल कर सकते हैं कि इम्पल्सिविटी की नेचर ऐसी है इम्पल्सिव थॉट्स की कि ये थोड़ी देर के लिए पीक पे जाते हैं और उसके बाद इनकी इंटेंसिटी कम होती है। अगर कोई इस जो इम्पल्सिविटी की फितरत है अगर कोई इससे फ़ायदा उठा ले कि ये हमेशा कोई 24 घंटे इम्पल्सिव नहीं रहेगा, सुबह में अगर उसको कोई बहुत ही कोई जज्बाती जल्दबाजी वाला ख्याल आया है तो 24 घंटों में उसको उसी इंटेंसिटी में वो ख्याल नहीं आता रहेगा, उसमें कमी ज़रूर आएगी और उस दौरान बहुत से वाक़यात होंगे, वो बहुत सी फ़िज़िकल स्टेट से गुजरेगा, वो बहुत सी इमोशनल स्टेट से गुजरेगा, उसकी सोचों में बहुत सी तब्दीली आएंगी सारा दिन में 24 घंटों में। सो वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी जो कि शुरू में उसको पहली सोच में आएगी। तो अगर तो इस अंडरस्टैंडिंग को कोई पहचान ले तो बहुत से ऐसे फ़ैसले जो कि जल्दबाजी में और जज्बाती होकर लोग करते हैं, गुस्सा करना, रिश्ते नाते ख़त्म कर देना जल्दबाजी में, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, या कई दफ़ा लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स जो होती हैं वो इम्पल्सिव होके जज्बाती होके छोड़ देते हैं कि एक हीट ऑफ द मोमेंट में एक फ़ैसला किया गया कि जॉब नहीं करनी क्योंकि कोई वहाँ पे कोई स्ट्रेस थी या वहाँ पे कोई मुश्किल हालात चल रहे थे, और उसके बाद फिर बाद में काफ़ी दुख भी होता है, पछतावा होता है कि ये हमने सही फ़ैसला नहीं किया। बहुत से अहम रिश्ते लोग छोड़ देते हैं, लोग अपने बड़ी ही मुश्किल से लिए गए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं उसको क्विट कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और या लोग मुझे अच्छे नहीं पसंद नहीं यहाँ पे, या यहाँ पे मुझे कोई
लोगों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक मिला है, सो या टीचर्स मुझे पसंद नहीं, या किसी एक टीचर ने मुझे कुछ ऐसा कहा है, सो फ़ौरन उस पर एक फ़ैसला सुना देना। सो ये जो एक्ट आउट करने में अगर हम थोड़ा ताख़ीर करना शुरू कर दें इस मैकेनिज़्म को समझ के कि ये एनिमल ब्रेन की आवाज़ होती है जो शुरू में आती है, और कुछ अगर इंतज़ार कर लिया जाए और उस इंतज़ार में कुछ डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक्स अगर हम अपना लें और कुछ सोच विचार की तरीके अपना लें और सोचों को बदलने के हवाले से कुछ हम अगर तरीके अपना लें तो काफ़ी ऐसे फ़ैसलों से हम बच सकते हैं जिसका हमें बाद में नुकसान हो सकता है। आपने अभी बतलाया कि, और आमिर साहब ने भी बात की कि डिले करने से इम्पल्सिविटी या इम्पल्सिव थॉट वैसा नहीं रहता जैसा उसकी नेचर है, जो कि उसकी बड़ी डेंजरस नेचर है, जिसके नतीजे में फौरी ख़राब फैसले हो जाते हैं। जी। इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि ऐसा करने से दिमाग को एक नई आदत भी डेवलप होगी, और इससे मुझे ये तासुर मिला कि अगर इम्पल्सिव थॉट्स और डिसीजंस दिमाग में होते रहें तो वो ज़्यादा होने लगते हैं, और अगर ठहराव के साथ डिसीजंस करने की किसी के दिमाग की आदत हो तो फिर ये डायरेक्शन जो है इसमें दिमाग ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाती है दिमाग की उसके मुताबिक ही। मैं इस मौजू पर अभी कुछ ही देर में वापस भी आना चाहूँगा, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस या हैबिट्स इम्पल्सिविटी का रास्ता हमवार करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है, और ये हमारे एक व्यूअर ने भी हमसे किया है, कि स्ट्रेस को टॉलरेट ना कर सकना, या नेगेटिव स्ट्रेस जिसे डिस्ट्रेस भी कहा जाता है, डिस्ट्रेस को टॉलरेट ना कर सकना, ये कैसे इम्पल्सिविटी की राह हमवार करता है? क्योंकि बुरा मूड, नेगेटिव स्ट्रेस, सोचों का अंदाज जिससे स्ट्रेस में इजाफा हो, इन चीज़ों के नतीजे में बहुत से लोगों में इम्पल्सिविटी और इम्पल्सिव थॉट्स का आना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कुछ इसके बारे में बताएं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस एक आप समझें कि ये एक ऐसा हुनर है जो हम सीख सकते हैं, डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना। और बहुत सी ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर मूड से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसमें ये टेंडेंसी बहुत कम होती है मरीज़ों में कि वो टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो फ़ौरन उसमें से निकलना चाहते हैं। इसका कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन पेशेंट्स के बचपन से ही होना शुरू हो जाता है, कि जब अगर किसी की ट्रेनिंग बचपन से कुछ ऐसी की गई है कि जिसमें उसको, जिसे कहते हैं ना, सुई भी नहीं चुभने देना, उसको कोई ओवर पैम्पर करके अगर किसी को रखना कि जिसमें उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और अगर उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ का सामना हो तो पूरे फैमिली मेम्बर्स या आसपास के सब लोग जो हैं वो उसको उस तकलीफ़ से निकालें, और उसको कहीं ये मैसेज दिया जाए कि तकलीफ़ होना नॉर्मल नहीं है और ये ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता तकलीफ़। अगर कहीं ना कहीं एक तो पेशेंट की परसेप्शन इस तरह की है, उसकी बचपन से ट्रेनिंग इस तरह की हुई है, सो इसका भी डेफिनेटली रोल होता है। फिर इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स या कुछ ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कि जिसमें ये एक बाकायदा सिम्टम है कि जिसमें आप स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते और आप फ़ौरन उसमें से निकलना चाहते हैं, और इंस्टेंटली जो ख्याल आते हैं उसमें से निकलने के वो कुछ अच्छे नहीं आते। जैसे पेशेंट्स को जब डिस्ट्रेस का सामना होता है तो वो कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ करते हैं कि मैं सिगरेट पी लूँ, और सिगरेट और ड्रग्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इस सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करते हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करें। ये तो आपको मज़ीद कमज़ोर बनाते हैं टेंशन के सामने, स्ट्रेस के सामने, और क्योंकि इससे जब कोई पहली दफ़ा टेंशन हो और सिगरेट पीता है तो उसके दिमाग को कहीं ना कहीं आर्जी तौर पर सुकून महसूस होता है, और वो ये समझ लेता है ब्रेन कि ये कोई अच्छी चीज़ है और अगली दफ़ा भी हो तो ये तो हल मौजूद ही है। सो दिमाग को एक आदत हो जाती है टेंशन के बाद सिगरेट पीने की। सो कुछ चॉइसेस, अनहेल्दी चॉइसेस ली जाती हैं जब डिस्ट्रेस होती है, उसमें से एक है कि ड्रग का इस्तेमाल करना, सिगरेट का, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मूड को अल्टर करे। कुछ लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नींद की जो अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं, कुछ लोग रन अवे की तरफ जाते हैं, यानी घर छोड़ के चले जाना, घर से बाहर चले जाना, हर चीज़ से क्विट करना,
जैसे हम बहुत सी एग्जांपल्स भी देते हैं, करने की टेंडेंसी बिल्कुल ऐसे ही है। सो सबका डिफरेंट पैटर्न होता है। अनहेल्दी कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं स्ट्रेस से भागने के, और यूजुअली जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी हेल्पलेस होते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त इतना बेचैन होता हूँ कि हम रह नहीं पाते फिर वापस अपने उसी अनहेल्दी पैटर्न की तरफ। और ये जितने भी पैटर्न्स मैंने बात की है ये सारे एडिक्टिव हैं, यानी सेल्फ हार्म भी एडिक्टिव टेंडेंसी रखता है, नशा तो होते ही एडिक्टिव हैं, ओवर ईटिंग एडिक्टिव है, स्क्रीन एडिक्शन इटसेल्फ एक एडिक्टिव पैटर्न है, शॉपिंग एडिक्शन, बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना बिला वजह की, ये एक एडिक्शन बन जाता है। इवन रन अवे भी कहीं ना कहीं एक एडिक्टिव पैटर्न बन जाता है कि पेशेंट से निभा नहीं होता और वो वहाँ से भागने का और फरार का रास्ता तलाश करते हैं, घर छोड़ के जाना, रिश्ता छोड़ के जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी या दफ्तर छोड़ कर जाना। सो ये एक टेंडेंसीज भी होती है। सो ये तो हो गया कि जो काम है जो कि नहीं करने जब स्ट्रेस हो, या तो इससे टॉलरेट तो नहीं इंसान करना सीखता, इससे अवॉइडेंस ज़रूर सीख जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इंसान सीखता है कि स्ट्रेस हो तो आप उसको अवॉइड कैसे करें। और ये अवॉइडेंस कभी भी मैनेजमेंट नहीं है, अवॉइडेंस कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप जब भी कोई मसला आए तो उसका हल है कि आप उसको फेस ही ना करें, वहाँ से जाएं। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं डिस्ट्रेस टॉलरेंस के ऊपर, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन बताई जाती है, वो है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। कि आप कैसे उस वक्त जब आप डिस्ट्रेस में हो, आप परेशानी में हो, तो कैसे आप उसमें से निकल सकें अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करके, चाहे वो आर्जी तौर पर। और वो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स वो नहीं है जिनका अभी हमने जिक्र किया है, क्योंकि पेशेंट्स इसको भी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक ही समझते हैं कि मैं सिगरेट पी के खुद को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ या मैं ओवर ईटिंग करके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और इसके पीछे मैकेनिज़्म वही एनिमल और ह्यूमन ब्रेन का मैकेनिज़्म है कि कैसे आप अपने इस दिमाग के जो मैकेनिज़्म है उसको समझ जाएं तो आप उसको अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप इम्पल्सिव हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपका एनिमल ब्रेन उस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स मदद करती हैं कि आपका ह्यूमन ब्रेन, सोचने समझने वाला, ये जो वाइज ब्रेन है, वो उसको आप कैसे एक्टिवेट करें। सो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे एक चीज़ है कि एक्टिविटीज़ की तरफ सोचना, यानी उस वक्त आप उसी कंडीशन में, उसी स्टेट में बैठे रहें और इंतज़ार करें कि कैसे मैं इससे निकलूँ। इससे बेहतर है कि आप किसी एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें वर्जिश है, कोई भी एक्सरसाइज है, वॉक है, जॉगिंग है, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी। और फिज़िकल एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट तो आप होंगे ही, आपके बॉडी में और ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं कि जिससे मूड बेहतर होता है, जिससे जैसे एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है। सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़, यानी अकेले तन्हाई में बैठने, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात भी की थी कि तन्हाई में ज़्यादातर हम वल्नरेबल होते हैं इम्पल्सिविटी के। जब हम अकेले होते हैं तो उसमें ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं ख़ुद को हार्म कर लूँ, या मैं नशा कर लूँ, या मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ बाहर से और खा लूँ, यानी इस तरह की इम्पल्सिव थाट्स जब आ रही होती हैं। सो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, और उसमें यूजुअली ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। ह्यूमन इंटरेक्शन, 1 to 1 किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी इसी में शामिल होती हैं कि आप कुछ तख्लीकी काम की तरफ जाएं, यानी बहुत से अपने जो भी हमारे सबकी क्रिएटिव स्किल्स डिफरेंट होती हैं, कोई पेंटिंग, कोई पोइट्री, कोई कुछ किसी को लिखने का शौक़ होता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि तख्लीकी नौयत की है। इससे भी अगेन एक तो हमारे एनिमल ब्रेन की बजाय हमारा जो सोचने समझने वाला दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, वो एक्टिव होगा। ना कि ये होगा, बल्कि इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगी, एक कुछ कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है। सो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा साथ में ही कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो कि आपको कोई ऐसा काम जो कि आपको प्लेजर देता है, यानी उसमें अगेन कोई भी ऐसा एडिक्टिव काम नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा जो कि प्लेजर, सबके प्लेजर की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, सबके सोर्सेज ऑफ प्लेजर डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को बुक रीडिंग पसंद है, कुछ को मूवीज़ देखना पसंद है, कुछ को वॉक करना पसंद है। सो कुछ भी प्लेजरेबल एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन अगेन वो कोई एडिक्टिव पैटर्न से मैच ना करें।
पहली चीज़ जो हमने बात की कि एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान ज़रूरी है कि जब हम किसी डिस्ट्रेस में हों और हमसे टॉलरेट ना किया जाए, और ज़्यादातर लोग उस वक्त बिल्कुल इंतज़ार में होते हैं कि अब किसी तरह से ये चला जाए, क्या करूँ मैं ऐसा, और वो किसी अनहेल्दी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। फिर एक तरीका होता है कि अपने इमोशंस को हमारे अंदर एक सलाहियत है कि हम अपने इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अभी बैठे बिठाए अगर कुछ बचपन की कोई अच्छी बातें याद करना शुरू हो जाएं, सो कहीं ना कहीं हमारा मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा, हमारे इमोशंस चेंज होंगे। और तो एक टेक्निक होती है जैसे कहते हैं डूइंग द ऑपोजिट, यानी जब आप जिस स्टेट में होते हैं, जिस इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो अगर तो कोई उससे ऑपोजिट काम करे, जैसे यूजुअली इमोशंस के मुताबिक काम करते हैं, जैसे अगर कोई उदास है तो वो कहेगा कि लोग जब उदास हो बहुत ऐसे लिरिक्स होंगे जिसमें पता चल रहा है कि हाँ भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, और हम लिरिक्स सैड सैड सैड। हाँ, सो हम मूड के मुताबिक चलते हैं ज़्यादातर। ये हमने देखा है कि इंसान का दिल करता है जब सैड हो तो गज़लें लगा के कोई सैड सॉन्ग सुने, जिससे और मूड ख़राब होता है। फिर हमारा दिल करता है कि ज़्यादा रोशनी में ना बैठें, अंधेरे में बैठें, और फिर हमारा दिल करता है कि हम कपड़े भी आज चेंज ना करें, वही पुराने रात वाले वैसे ही बैठें, और आज तैयार भी ना हो, और आज नहाए भी ना, और आज खाना भी कुछ लेट ही खाएं, अभी दिल नहीं है। सो हर चीज़ हम डिले करते हैं और हर अपने मूड के मुताबिक चल रहे होते हैं। और जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं उस दिन हम सारे काम वो कर रहे होते हैं जिससे हमें मज़ीद खुशी मिलती है। सो जिस दिन खुश होते हैं उस दिन तो ऑलरेडी खुशी होते हैं ना, उस दिन उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो टेक्निक कहती है डूइंग द ऑपोजिट कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसे मूड या इमोशंस जनरेट करने होते हैं जो कि आपके जो करंट सैड मूड होता है उसके ऑपोजिट हो, या इम्पल्सिव मूड है उसके ऑपोजिट हो। और उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा मूड उसके ऑपोजिट चले। जैसे आपने अभी जैसे जिक्र किया कि सैड सॉन्ग से तो मूड मज़ीद सैड होगा, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा, या खाना ना खाने से मूड अच्छा नहीं होगा बल्कि ख़राब होगा। सो उसके ऑपोजिट करने की ज़रूरत होती है बहुत से कामों को, ताकि हम उस मूड से निकलें। सो जनरली जो समझने की ज़रूरत है, एक तो डिलेइंग की बात कि कुछ इंतज़ार करें और उस दौरान कुछ एक्टिविटीज़, फिर कुछ मूड के हवाले से हमें कुछ ऑपोजिट काम करने हैं, फिर थॉट्स के ऊपर काम करना भी बड़ा हेल्प करता है। और ज़्यादातर हमारा जो मूड अपसेट होता है, और हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जिक्र भी करते हैं कि ज़्यादातर पीछे थॉट्स होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं, और हमारी जैसी सोचें होती हैं हमारा मूड उसी तरह से बनना शुरू हो जाता है, और फिर मूड हमारे नए उसी तरह से रवैये भी बनाते हैं। सो अगर तो हमें लग रहा है कि हमारे कुछ सोचों में कुछ ख़राबी है जो कि हमारा मूड ख़राब कर रही हैं, जैसे कि अगर इंसान सोचता है कि लोग कितनी ज़्यादती करते हैं मेरे साथ होता ही हमेशा इतना बुरा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है और लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर तो किसी के इस तरह की थॉट्स हैं तो इससे यकीनन मूड कभी भी किसी का अच्छा हुआ नहीं है। इससे आप मज़ीद विक्टिम रोल में जाते हैं और मज़ीद उदासी की तरफ जाते हैं। सो अगेन ये एक बड़ी इन डेप्थ इस पर काम करने की ज़रूरत होती है, और कई महीने लग जाते हैं लोगों को ये सिखाने में कि कैसे वो अपनी सोचों को बदल सकते हैं, नए पैराडाइम्स बना सकते हैं, और अपने जो भी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो कि बन चुकी होती हैं उनकी बड़े अरसे से, उनकी लर्निंग ऐसी हो चुकी होती है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आपने गुफ्तगू में हम सब ने इम्पल्सिविटी से कोप करने के कुछ तरीक़ों पर बात तो की, और दरमियान में बार बार जिक्र ड्रग्स का और एडिक्टिव पैटर्न्स और ऐसा रहा जी। मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा था कि कई मरतबा ऐसी मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में, ख़राब फ़ैसलों के नतीजे में, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से लोगों में ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन में इम्पल्सिस के नतीजे में जो स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस के नतीजे में जो इम्पल्सिविटी परवान चढ़ती है, तो वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए सुकून पहुंचाने वाली टैबलेट्स या गोलियों का सहारा, जैसे ज़ैनेक्स है या एल्प है या लेक्सोटिनल है या रेस्टोरल है। इस मेरी बात का ये मकसद नहीं है कि ये डॉक्टरी दवाइयाँ नहीं हैं तो डॉक्टर्स इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो जाहिर है उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो किसी पर्पस के लिए डेफिनेटली अपने मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं और इससे मरीज़ों को फ़ायदा होता है। मैं उन मामलात का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें
परेशानी देखकर कोई करीबी दोस्त, सहेली, बहन, भाई इन दवाइयों के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। मैंने वर्ड दवाई जानबूझ के इस्तेमाल किया क्योंकि दवाई वर्ड या पत्ते में बंद होने की वजह से उन्हें लगता है कि ये इसका नशा वैसा नहीं होगा जैसे इलिसिट ड्रग्स जैसे शराब या दूसरी नशे हैं उनका होगा। लेकिन क्या इससे भी नुकसान बढ़ता है और क्या इससे इम्पल्सिविटी और स्ट्रेस हील अप होता है? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है जनरली इस बारे में कि ये जो सुकून के लिए लेने वाली अद्वियात हैं वो कितनी नुकसानदेह हैं, और लोग इसको बड़ा ही कैजुअल लेके और इस चीज़ पे ट्रस्ट करके कि क्योंकि ये मेडिकल स्टोर से मिलती हैं तो शायद ये सेफ़ होंगी, और क्योंकि ये डॉक्टर ने कभी किसी दौर में प्रिस्क्राइब की थी तो मैं इसको सारी ज़िंदगी ले सकता हूँ। सो इस बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है और लोग इसको नॉन सीरियस वे में इस्तेमाल करते हैं और इसको अपने मसलों का हल समझते हैं। ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है कि ये उन अद्वियात में शुमार इनका होता है कि जो कि वक्त के साथ साथ इनकी मिकदार में तो इजाफा होगा, लेकिन इनके जो मज़ा या जो फ़ायदा है जिसके लिए कोई नशा ये दवाइयाँ लेता है उसमें कमी आएगी हमेशा। मिकदार भी बढ़ेगी और फ़ायदा कम होगा। यानी इनका वैसे भी इन अद्वियात का पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है, यानी कि जिस मकसद के लिए ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं या दी जाती हैं, अगर एक हद से ज़्यादा इसका या लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल हो तो उस मकसद की बजाय उसके उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। यानी अगर कोई नींद के लिए ये दवाइयाँ लेते हैं, सो अगर वक्त के साथ साथ वो चलती रही ये दवाइयाँ और बढ़ता रहे ये मामला और लेते ही जाए कोई मरीज़ ये दवाई बड़े अरसे तक, तो आहिस्ता आहिस्ता नींद तो बल्कि उड़ना शुरू हो जाएगी, नींद भी नहीं आएगी और मिकदार भी बढ़ेगी। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैं ज़रा रिलैक्स होने के लिए ये दवाइयाँ लेता हूँ। हम इसलिए लेते हैं कि हम ज़रा रिलैक्स हो जाएं, थके हुए होते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो ज़रा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये दवाइयाँ ली जाती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसको अब्यूज़ किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जब इस्तेमाल किया जाए और डॉक्टर के मशवरे के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करते रहें, सो बाज़-औक़ात मसल्स में मज़ीद स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा कुछ केसेस में तो फिट्स जैसे सेयर्स भी पड़ना शुरू हो जाते, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह के मामला भी होना शुरू होते हैं जब ये दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल हो और फिर जब ना मिलें तो उसके विड्रॉल में ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ लोग तंग आके इनसे जान छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर उसके या फिट्स का पड़ना दरअसल उसके विड्रॉल की एक निशानी भी है। बिल्कुल तो जी, सर दर्द की वजह से भी लोग ये लेते हैं दवाइयाँ के ज़रा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, और बाज़-औक़ात फिर इसके विड्रॉल में सर दर्द होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को, तो उल्टा असर होता है। ओवरऑल ब्रेन को ही स्लो डाउन कर डालती हैं ना, इसकी वजह से ब्रेन स्लो डाउन होके सारी एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव सारी ही स्लो डाउन हो जाती है, तो लगता है कि कुछ देर के लिए अफाका हो गया। और सर इसमें ये ऐसा सर दर्द जो स्ट्रेस और एंजाइटी के नतीजे में होता है वो इन गोलियों से वक्ती तौर पर तो ठीक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ठीक होने की बजाय वो नए मसाइल। यहाँ पर मैं आप सब लोगों से ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि ऐसी अद्वियात के एब्यूज़ से या इनको नशे के तौर पर डॉक्टर की हिदायत के बग़ैर इस्तेमाल करने से किसी के अंदर अपने मसलों को अमली तौर पर हल ना करने की टेंडेंसी भी पैदा होती है। ज़ाहिर है जब सिर्फ दराज खोलने या पर्स में हाथ डालने से किसी का मसला भले वक्ती तौर पर ही हल होता हो या उसकी परसेप्शन हो कि इस तरह हल होता है, तो वो तो यही करेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो मसले हैं वो उसी तरह मौजूद रहेंगे और वक्त गुजरता रहेगा और वक्त के साथ साथ वो मसले भी ग्रो करते रहेंगे और एक नया मसला एडिक्शन की सूरत में सामने आता है। अभी आपने जिक्र किया कि ये क्या इससे कुछ इम्पल्सिविटी में भी इजाफा होता है या कम होता है, तो ये जो नशे की अद्वियात हो गई या बाकी जो ड्रग्स होती हैं ये मज़ीद इम्पल्सिविटी को बढ़ाती हैं और लोग लेते हैं कि इससे मैं ज़रा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ख़ास तौर पर अगर हम नींद की गोलियों की बात करें तो बहुत से लोग ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे उनको लगे कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है या मुझे टेंशन हो सकती है, तो वो नींद की गोलियाँ इस तरह की दवाई खा कर जाते हैं ताकि मैं फेस कर सकूँ इन चीज़ों को। बहुत से लोग हैं जो कि अल्कोहल लेकर जाते हैं
जब उनको लगे कि अब मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने वाला हूँ। बहुत से लोग उनको जिनको एंजाइटी होती है, जिनको लगता है कि वो शायद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कहीं स्पीच देनी है या कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाना है, तो बहुत से लोग इस वजह से ड्रिंक करके जाते हैं वहाँ पे कि मैं ज़रा कॉन्फिडेंट रहूँ और ज़रा बेझिझक हो जाऊँ, मुझे झिझक ना रहे। और इस वजह से लेते हैं कि स्ट्रेस को बर्दाश्त ना करना पड़े, मुझे उस एंजाइटी, उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो ये हमेशा से ये जो तरीका है, ये आपकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस है उसको मज़ीद वीक करेगा। आपको स्ट्रेस को बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ये वाली सलाहियतों को उसमें और कमी आएगी। तो ये तरीका हमेशा नुकसानदेह होता है। तो बड़ी तफसील से ये बताया कि एडिक्शन हो जाए तो मज़ीद क्या ख़राबियाँ इन दवाइयों के नतीजे में पैदा हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर एडिक्शन ना भी हो तब भी ये दवाइयाँ बहुत नुकसान करती हैं, किसी इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती हैं। वो कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है। हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें दिन के दौरान भी जब किसी मुश्किल का या दिक्कत का या परेशानी का सामना होता है तो वो उठ के इधर उधर जाके अपनी जेब में मौजूद लेक्सोटिनिल या वैलियम या रेस्टोरिल या ज़ैनाक्स या एल की गोलियों को खाने के बाद वापस आकर और अपने मसलों को डील करते हैं एज इफ़ इन दवाइयों के नतीजे में मसलों ने हल होना है। लेकिन मसलों ने तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के नतीजे में हल होना है, या अमली तौर पर मसलों को हल किया जाए तो वो हल होंगे, वो दवाइयों से तो हल नहीं होते। तो ये भी एक सत्यानाश देखने में नज़र आता है कि जब इन अद्वियात की तरफ रुझान इस तरह का होता है तो उस बंदे की ज़िंदगी मज़ीद ख़राबियों की तरफ चल पड़ती है। एट द सेम टाइम उसे यही इल्यूजन मिल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, और वो मामलात को बेहतर करने में अपने रोल को नहीं पहचान पाता, क्योंकि जो खिलवाड़ उसके दिमाग के साथ ये दवाएं अद्वियात कर रही होती हैं उसे यही लगता है कि वो मजलूम है और बाकी सब जालिम है, और चूंकि उसकी कोई कोताही नहीं है तो वो इंतज़ार करता रहता है, लड़ता झगड़ता और उलझता रहता है कि बाकी लोग मामले को या मसले को हल करेंगे तो मसला ठीक होगा। बिल्कुल। लेकिन उसे अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन नज़र ही नहीं आती। ये अद्वियात उसके दिमाग को लोरियां और थपकियां दे रही होती हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब हैं जो जालिम हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। एक और मसला भी तो इसमें सामने आता है ना कि ये जो नींद की अद्वियात होती हैं, जो लोग नींद लाने के लिए अपेरेंटली लेते हैं, ये आपकी मेमोरी को भी बहुत अफेक्ट करती हैं। और जब कोई ये इसके इन्फ्लुएंस में होता है तो जो काम भी वो करते हैं ज़्यादातर उसके जब इन्फ्लुएंस से निकलते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती। सो एक फेक सा कुछ इल्यूजन सा पेशेंट को मिलता रहता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को नम करती है, डिप्रेस करती है और आर्जी तौर पर आपको किसी एक बबल से में ले जाती है कि जिसमें आपको ये फीलिंग आती है कि मसला कोई नहीं है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। अल्कोहल का भी यही काम है और बाकी तमाम ड्रग्स का भी कि आपको एक फ़ेक प्लेजर देती हैं, एक आर्जी सा की खुशफहमी देती हैं और आपकी मेमोरी भी बहुत अफेक्ट होती है उस वजह से कि बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती कि उसके इन्फ्लुएंस में आपने क्या किया। यानी बहुत से लोग हैं जो ये नशे की गोलियां खा के तो बहुत सी स्पीच दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको याद बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। अक्सर फीमेल सर ने जैसे बात की कि फीमेल ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करती हैं। घर में थोड़ी सी टेंशन हुई गई और हस्बैंड से लड़ाई हुई, बच्चों ने तंग किया तो मेडिसिन लेके रात को सो गई। इसमें यही होता है कि मेरी भी एक जाने वाले हैं इस तरह के, वो भी फीमेल ही है, तो वो गर्मियों में मैंने उनको देखा मोटी सॉक्स पहन के बाहर जा रही हैं बच्चों की तरह, वो मतलब अजीब से उनके बिहेवियर, तो ये फीमेल में बहुत ज़्यादा अजीब सी उनकी एक चेंज हो जाती है। इसमें ये भी है कि सर एड अप मैं करना चाहूँगा कि जब मेडिसिन एक स्लीपिंग पिल एक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके उस टाइम तो उससे असरात नज़र आते हैं कि मे भी नींद आ रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम बनीथ अंडर द बनीथ जो चल रही होती है उसको वो सॉल्व नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन या स्ट्रेस में रह के उसको नींद की प्रॉब्लम हो रही होती। तो जो वो ये वक्त बढ़ता जाता है वो फिर 1 से 2 और 2 से 3 ये टैबलेट्स बढ़ती जाती हैं, तो जिससे हम कहेंगे कि बॉडी का टॉलरेंस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जी, और एक लेवल आता है कि वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको ये मेडिसिन 1 या 2 क्वान्टिटी नहीं होती। हमारे पास एक पेशेंट थे तो सर डिस्कस कर रहे थे मोहसिन नवाज साहब,
तो उसने बताया कि सर मैंने रात को 30 टैबलेट्स ली हैं स्लीपिंग पिल्स, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो सिचुएशन यहाँ तक चली जाती है क्योंकि हम ओरिजिनल जो प्रॉब्लम स्ट्रेस जो हमारे पीछे चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम डिप्रेशन हमारा चल रहा है, उसको नहीं सॉल्व करना चाहते। हम सिर्फ मेडिसिन को समझते हैं कि ये एक ओवरडोज लेके या इसको बढ़ाने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली हल हो जाएगी, लेकिन जो कि दूसरी तरफ एडिक्शन की तरफ हमें ले जाता है और फिर प्रॉब्लम्स और अंडरलाइंग थीम ये है कि हमारे कुछ अकायद ऐसे बने होते हैं कि मसला नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, टेंशन होनी नहीं चाहिए और ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चलनी चाहिए। इस तरह की कुछ हमारी गलत फहमियाँ होती हैं और चैलेंजेस नहीं होने चाहिए, क्राइसिस नहीं होना चाहिए, चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए जैसे हमने कही हैं या सोची हुई हैं। और ये जो स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए जो पहला अकीदा है जो सिखाया जाता है वो यही है कि चीज़ों को आप वैसे एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं, ना कि वैसे देखें जैसे कि वो होनी चाहिए। सो शुड्स में जब हम फंस जाते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रेस बढ़ती है और वहाँ पे फिर हमसे टॉलरेट भी नहीं होता कि मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था कि ऐसे होना चाहिए था, तो वैसे क्यों नहीं हुआ। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते रियलिटी को एज इट इज़ और हमारा पीछे ये ख्याल होता है कि मसला तो होना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो ऐसी चॉइसेस लेते हैं नशे की तरफ जाने वाली या अपने आप को थोड़ी देर के लिए कुछ आर्जी कहीं सुकून देने के लिए कुछ ऐसे जब हम फैसले लेते हैं, सो उसके पीछे ये होता है कि ये मसला क्यों हुआ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं एस्केप मुझे लेने की ज़रूरत है। सो इस अकीदे को बदलना बड़ा ज़रूरी है कि मसले भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मुश्किलात आती ही बाज़ औक़ात इसीलिए हैं कि हम इम्प्रूव हो सकें उससे और हम चैलेंजेस को सॉल्व करके तो लाइफ को बेहतर बना सकें। यानी इस ख्वाहिश से जान ही छुड़ानी पड़ेगी कि सब अच्छा रहे और सब अच्छा रहे और सब अच्छा होगा और सब हंसी खुशी रहेंगे, इस तरह का जो ख्याल है। सारे गालिबन आप कुछ सवाल पूछने लगी थे या मुझे आई एम मिस्टेकन? अच्छा चलिए, जब भी आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए, हम अपने प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाते हैं। ये भी बताइए कि इम्पल्सिविटी से हमारा ओरिजिनल टॉपिक जिसके बारे में बात करते करते हम इस तरफ भी आए और कुछ जिक्र एक बहुत अहम एलिमेंट यानी ड्रग्स के बारे में, नशावर चीज़ों के बारे में भी हुआ, जिसमें बेज़रर समझे जाने वाले नशे यानी अद्वियात के बारे में भी तफसील से बात हुई। क्या काउंसलिंग में, ट्रीटमेंट में, ट्रेनिंग में कुछ और लाइफस्टाइल, अकायद और बाकी चीज़ों के बारे में भी मशवरा दिया जाता है या सिर्फ दवाइयों पर इक्तफ़ा किया जाता है? क्योंकि मूड और मिजाज और दूसरे ज़हनी मसाइल के बारे में आम तौर पर कई दफ़ा वैसे ही समझा जाता है जैसे डायबिटिक सिर्फ इंसुलिन या दवाई पर जैसे इक्तफ़ा करना चाहते हैं, वैसे तो उनका इलाज भी सिर्फ इंसुलिन या दवाई तक महदूद नहीं होता, परहेज़ भी होता है, वॉक भी होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ केयर भी होती है, पर वो अपने आप को महदूद कर लेते हैं क्योंकि गोली खा लेना, इंसुलिन लगा लेना निस्बतन आसान काम है और अपने ऊपर काम करना, अपने वज़न पे काम करना, अपनी शख्सियत पे काम करना, ये ज़रा मेहनत मांगता है, लॉन्ग टर्म है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये बार बार करना पड़ता है। तो क्या इम्पल्सिविटी से जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको भी किसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की ज़रूरत होती है अगर वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहें? यकीनन कभी भी हम आइसोलेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते कि किसी एक डोमेन में तो हम बेहतर हो जाएं और ज़िंदगी के बाकी डोमेन्स में, बाकी पहलुओं में हम अभी वीक हों। यानी हम रात के 2 बजे पिज़्ज़ा की आई हुई क्रेविंग्स को तो हम रोक नहीं सक रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम सिगरेट छोड़ दें या हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप को कट्स लगाना छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ज़िंदगी के बहुत से डोमेन्स में हमें ओवरऑल एक लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत होती है जहाँ हम इम्पल्सिविटी की बात भी करते हैं। सो मेन जो लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज जो हम लाइफस्टाइल चेंज की बात, बाकी बहुत सी मूड डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं, तो वहाँ पे इम्पल्सिविटी के लिए भी हमें कुछ अच्छी आदतों के ऊपर अगर हम ज़्यादा तवज्जो दें, वैसे भी ये टेक्निक ज़्यादा हेल्प करती है कि जब हम बुरी आदतों को फोकस करने की बजाय ज़्यादा हम इस चीज़ पर तवज्जो दें कि हम कौन सी अच्छी आदतें अपनाएं। यानी ज़्यादातर हम तवज्जो देते हैं कि बस बुरी आदत छोड़ दें हम,
बस हम गुस्सा करना छोड़ दें, बस हम बदपरहेज़ी करना छोड़ दें, बस हम सिगरेट नोशी या नशा करना छोड़ दें, हम इस पर तवज्जो देते हैं। लेकिन अब माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कुछ अच्छी आदतें अडॉप्ट करने की तरफ हम जाएं। यानी हर हफ्ते, हर महीने अगर हम कोई 1-2 अच्छी आदतें ऐड करते जाएं अपनी लाइफस्टाइल में, हेल्दी हैबिट्स, सो हम बहुत सी एडिक्शन से बचते जाएंगे, क्योंकि एडिक्शन की फिर जगह कम होती जाएगी। जैसे एक अच्छी आदतों की हम बात करें तो वॉक है। सो वॉक की रूटीन अगर हम अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लें, सो ये इसका एक बहुत ही होलिस्टिक इम्पैक्ट होता है हमारी बहुत सी मेंटल हेल्थ पे भी, फिज़िकल हेल्थ पे भी। इसी तरह से खाने पीने के मामलात में अगर हम कुछ चेंजेस करें, कुछ चॉइसेस, फूड चॉइसेस हम कुछ तब्दील करें, जैसे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसालेदार नमकीन चीज़ें या ऑयली चीज़ें या मैदे वाली बहुत सी चीज़ें, अगर इसमें हम कुछ देखें, या पैकेट वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अगर हमारे लाइफस्टाइल में मौजूद हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक तो बेचैनी बहुत ज़्यादा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और मूड स्विंग्स देती हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बात की, शुगर इनटेक ये मूड स्विंग देता है, बहुत ज़्यादा नमक छिड़क के खाना, पैकेट वाली चीज़ें, जंक फूड, ये सारी चीज़ें इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। सो डाइट में चेंज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्लीप के जो पैटर्न्स हैं, इसके ऊपर हम अक्सर बात भी करते हैं कि नींद का बहुत एक अहम रोल है, और रात की नींद की जो अहमियत है वो दिन की नींद के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सो अगर तो कोई किसी की लाइफस्टाइल इस तरह का है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, या रातों को वो जाग रहा है, दिन में सो रहा है, कुछ घंटे नींद पूरी कर रहा है और कई दिन तक वो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ उसके ऊपर कर रहा है, सो वो फिर इम्पल्सिविटी पर काबू नहीं। वैसे भी जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम इटसेल्फ वैसे ही बड़े इम्पल्सिव हमारे होने के इम्कानात होते हैं। सो लाइफस्टाइल चेंज डेफिनेटली मांगता है जब हम इम्पल्सिविटी को मैनेज करने की बात करते हैं, और कोई भी शख्स आइसोलेशन में अपनी जज्बातियत को और जल्दबाजी की जो कैफियत हैं उसको ठीक नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ज़िंदगी में ओवरऑल ठहराव ना आए और कुछ हेल्दी चॉइसेस लेने की तरफ वो ना जाए। यानी इम्पल्सिविटी से रिकवरी भी सिर्फ अद्वियात या पुरानी आदत पर रिकन्सिडरेशन करने तक महदूद नहीं है। जी, इसमें कुछ नई आदत और कुछ नए मामलात, ख़ास तौर पे शख्सियत पे काम करना, और ये गालिबन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इम्पल्सिव लाइफस्टाइल के नतीजे में इंसान की शख्सियत मसख़ होकर रह जाती है। बिल्कुल। और इसमें एक और मामला ये भी है कि जब ऐसे मशवरे किसी अफेक्टेड शख्स को दिए जाते हैं तो आम तौर पर उसे ये भी लगता है, और ये कुछ ना कुछ क्रॉनिक मसाइल में जो वक्त के साथ रहते हैं और जिन पर नज़र रखना पड़ती है, तो फिर वो ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते, वरना तो चल सो चली है, कि वो इम्पल्सिविटी पर किसी अपने माइंडसेट या अपनी सोच या अपने तरीक़ाकार पर अमल करना चाहते हैं। तो क्या इम्पल्सिविटी की रिकवरी में किसी के पीछे चलना, किसी को मेंटोर बनाना, किसी किताब या किसी स्टैंडर्ड प्रोग्राम से मदद लेने की भी ज़रूरत है? क्या ये ज़रूरी है या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? बहुत ज़रूरी है, बल्कि ऐसे मामलात में तो अपने ऊपर रिलाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने ब्रेन के ऊपर, उसके जो मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन उल्टे सीधे मैसेजेस भी देता है, इम्पल्सिव मैसेजेस भी देता है, बाद औक़ात ये मैसेजेस भी देता है कि इलाज ही छोड़ दो, इलाज से ही फ़ायदा नहीं है, इलाज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म, मेडिसिन भी नहीं खानी, डॉक्टर के पास भी नहीं जानी। सो जितनी भी नफसाती या जिस्मानी बीमारियाँ हैं उसमें इस बात के बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता कि हम किसी को फॉलो ना करें। यानी डिसिप्लिन का जो लफ्ज़ है बेसिकली वो डिसाइपल से निकला है, यानी फॉलो करना, फॉलोअर से निकला है। सो फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है किसी ऑथेंटिक सोर्स का। वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई डेफिनेटली कोई गाइडलाइंस हो सकती हैं, कोई साइंटिफिक गाइडलाइंस हो सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैनेज करने के बारे में हो। सो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अपनी मर्ज़ी है, और जिसे कहते हैं ना अपनी साइंस लड़ाना, वो काम कभी भी नहीं करेगा। खुद जो हम अपने डॉक्टर बन जाते हैं और हमें खुद लगता है कि हम खुद ही अपना इलाज कर लेंगे और हमें ज़्यादा बेहतर पता है अपना और हमारे दिमाग को और किसी को नहीं पता,
सो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनकी एक निशानी है कि वो डिस्क्राइबेबल है। वो दुनिया में कहीं भी अगर उस बीमारी के साथ कोई शख्स है तो उसके सेम सिम्टम्स होंगे। तो इसका मतलब है कि फिर बीमारी में कोई यूनिक नहीं है कि आप यूनिक हैं, आपके साथ जो मसला है और किसी के साथ नहीं है, पूरी दुनिया में वो सेम सिम्टम्स सबके साथ होंगे। सो ये सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जान सकता। और माहिरीन क्योंकि बीमारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, वो किसी इंडिविजुअल लेवल पर किसी को नहीं डील कर रहे होते बल्कि वो इस पेशेंट को और उसके सिम्टम्स को डील करते हैं। सो हमें माहिरीन को फॉलो करने में तो इसकी डेफिनेटली इसमें ज़रूरत होती है। जब हम इम्पल्सिविटी पे बात करें या फिर जनरली कोई भी मूड डिसऑर्डर हो या कोई फिज़िकल बीमारी भी हो इवन, तो ये ख्याल कि मैं यूनिक हूँ और मुझे अपना ज़्यादा पता है वो वर्क नहीं करेगा जब हम मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारे पास कुछ वक्त महदूद है, लेकिन हम मूड और मिजाज के मसाइल पर इसी तरह बात करते रहेंगे। और अभी हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध शाम 5 से 6 बजे के दरमियान दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपके कोई कमेंट्स या कोई सवालात हों तो वो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ कमेंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।